हिस्ट्री की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको हम कहते हैं, वो और उसकी भारत पर सफलता के कारण और प्रभाव। सिकंदर के बारे में हम देखें तो इतिहास में उसका जो काल है वो 356 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक हमको देखने के लिए मिलता है। और सिकंदर के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम देखें तो सिकंदर एक बहुत ही महान राजा था। उसका इतना कुशल सेनापति था वो, और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिकंदर जो था वो यूनान के एक छोटे से राज्य मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था, और उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में यूनान में पेला नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा शासक था, और उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी थी कि जब वो सिंहासन पर बैठा तो अपने छोटे से राज्य को वो और विस्तार देना चाहता था। छोटे से राज्य से ही वो काम नहीं चलाना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा साम्राज्य विस्तार करता जाए, बढ़ता चला जाए। तो उसकी ये प्रबल महत्वाकांक्षा थी कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, और पूरी दुनिया को जीत लेने की उसके मन में इच्छा थी। और इस इच्छा के चलते सिकंदर ने आगे एक विजय अभियान की योजना बनाई, और विजय अभियान की जो योजना थी उसकी, वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे चल के सिकंदर यूरोप से पूर्व की ओर गया, और 334 ईस्वी पूर्व में उसने पश्चिमी एशिया में और मिस्र में अपनी विजय हासिल की, और पश्चिमी एशिया और मिस्र में उसने अपना अधिकार और अपना कब्जा कर लिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास में ये बताया गया है इतिहासकारों ने कि सिकंदर महान जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो पहला यूरोपीय शासक था जो आक्रमणकारी के रूप में भारत में जिसने प्रवेश किया। पहला ऐसा यूरोपीय शासक था जिसने आक्रमणकारी के रूप में हमारे देश भारत में प्रवेश किया। आगे हम देखते हैं कि पश्चिमी एशिया और मिस्र में 334 ईस्वी पूर्व में वो गया, और उसने पूरे संपूर्ण एशिया में, पश्चिमी एशिया में और मिस्र में, अफ्रीका में, सब जगह अपना अधिकार कर लिया। और उसके आगे वो अपनी एक विशाल सेना लेकर, और जो कि बहुत शक्तिशाली सेना थी, वो आगे बढ़ा, और 330 ईस्वी पूर्व में उसने ईरान साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने ईरान के सम्राट को हराकर इतने बड़े शक्तिशाली ईरान साम्राज्य को हराया, और उस संपूर्ण ईरान साम्राज्य पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और फिर ईरान को जीतकर अपनी सुदृढ़ शक्ति बनाकर उसने आगे बढ़ा, और वो भारत की ओर उसने अपने कदम 327 ईस्वी पूर्व में बढ़ाए। फिर हम देखेंगे कि भारत पे विजय के उसके क्या कारण थे, किस तरह से उसने भारत पर विजय प्राप्त की। तो उन कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव। हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, संगठित नहीं थे, कोई भी राज्य संगठित नहीं थे, और उनके जो शासक थे वो अलग अलग थे हर राज्य के। इस तरह से हम देखते हैं कि संगठन शक्ति का अभाव था, और संगठन शक्ति के अभाव के कारण कोई भी एक सम्राट नहीं था। यदि उस समय कोई भी एक सम्राट उन राज्यों पर राज्य करता तो कभी भी सिकंदर की ये जो अभियान की, विजय अभियान की योजना थी, वो सफल नहीं होती। दूसरा कारण हम देखते हैं पारस्परिक वैमनस्य। पारस्परिक वैमनस्य, आपस में छोटे छोटे राज्य जो थे उनमें फूट थी, वो एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते थे, और उनमें वैमनस्यता की भावना थी। हम देखेंगे कि जब पश्चिमी भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, वो उत्तर पश्चिमी भारत पर जब उसने आक्रमण किया, तो हम देखते हैं कि जो तक्षशिला के जो शासक थे
आम भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिकंदर की मदद की। उन्होंने ही इस अभियान के लिए उसको सिकंदर को यहाँ पर बुलाया भारत में। और उन्होंने क्यों बुलाया, क्योंकि वो भारत के उत्तर पश्चिमी भारत के जो शासक थे पुरु, वो उनको नीचा दिखाना चाहते थे। वो कैकेयी राज के राजा थे और उनको नीचा दिखाने के कारण से जो तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने आमंत्रित किया सिकंदर को कि वे आए और इस अपनी विजय अभियान को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि और भी जो राजा थे जैसे शशिगुप्त, उन्होंने भी इसमें उनकी सिकंदर की मदद की कि वे आकर इन राज्यों पर अपना अधिकार करें। तो दूसरा कारण ये है पारस्परिक वैमनस्य का। इसके कारण सिकंदर अपनी विजय करता गया सारे राज्यों में और आगे बढ़ता गया। तीसरा जो है अन्य भारतीय राज्यों की उदासीनता। उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण हो रहा था, राज्य वो सिकंदर विजय करता चला जा रहा था, लेकिन जो पूर्वी भारत के राज्यों के शासक थे उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इनकी सहायता करें। वो उनकी सहायता के लिए आगे ही नहीं बढ़े। और इस तरह से हम देखते हैं कि अन्य राज्यों की उदासीनता के कारण सिकंदर अपने अभियान में सफल हुआ और उसने उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। चौथा कारण हम देखते हैं सिकंदर का नेतृत्व। ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों के शासकों ने उसकी मदद की या उसकी विशाल सेना थी, शक्तिशाली सेना थी, केवल इसी के बल पर वो आगे बढ़ा और विजय अभियान अपना पूरा किया। ऐसा नहीं है। सिकंदर जो था उसके सफलता का एक मुख्य कारण जो था वो था कि सिकंदर का नेतृत्व बहुत कुशल था। वो एक वीर सेनापति था और एक कुशल शासक था और एक कूटनीतिज्ञ था। इसी वजह से वो अपने अभियान में सफलता प्राप्त करता गया, अपने नेतृत्व और कुशल नेतृत्व के कारण। अगला कारण हम देखते हैं भारतीय सेना की दुर्बलता। छोटे छोटे राज्यों को भी सिकंदर अपने आक्रमण करके हराता जा रहा था और उन छोटे राज्यों में उसके प्रति, उसकी सेना के प्रति इतना भय उनके मन में भर गया था कि जब जब उसने आक्रमण किया और जब जब उसके आक्रमण की खबर उनको मिली तो वो बहुत ही उन्होंने दुर्बलता महसूस की युद्ध करने में। तो एक अन्य कारण जो है भारतीय सेना की दुर्बलता, वो उसमें इतने दुर्बल हो गए, उसकी सेना से इतने घबरा गए कि वो सिकंदर की सेना से युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। अगला अंतिम कारण जो है वो है आकस्मिक कारण। आकस्मिक कारण जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है इस सिकंदर की सफलता के कारणों में। महत्वपूर्ण कारण है, उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकस्मिक कारण क्या था? जब पौरस या हम पुरु राजा कहेंगे, पौरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें अचानक ही वर्षा होने लगी और उस वर्षा के माध्यम से हम देखते हैं कि पौरस और सिकंदर के मध्य का जो युद्ध था उसने उसकी पूरी दिशा ही बदल दी और सफलता आई सिकंदर के हाथ में। दूसरा हम देखेंगे कि पौरस राजा को बहुत विश्वास था अपनी हस्ती सेना पर, जो हाथियों की सेना कहलाती है। लेकिन युद्ध में क्या हुआ कि यूनानी सेना ने उनकी हाथी सेना को उनके पाँव में और उनकी सूंडों पर आघात किया और हाथी पलटने लगे और जाकर अपनी ही सेना पर चढ़ने और उनको रौंदने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौरस को जो विश्वास था अपनी हस्ती सेना पर वो असफल रहा और इस तरह से युद्ध का परिणाम ये हुआ कि सिकंदर महान इस युद्ध में विजयी हुआ। तो ये सारे कारण जो हैं वो हम देखते हैं सिकंदर की सफलता के कारण। अब हम देखेंगे कि इन हर युद्ध में कुछ ना कुछ हानि और लाभ की बातें प्रभाव में आती हैं। तो उसके क्या प्रभाव हुए? कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं, कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। बुरे प्रभावों में हमने देखा कि सिकंदर की जो सेना थी वो बहुत बलशाली थी, शक्तिशाली थी और लगभग 50,000 की सेना थी उसकी
और पौरुष की जो सेना थी वो लगभग 20,000 तक की थी। लेकिन इस युद्ध में इतना नुकसान दोनों को हुआ, धन जन की हानि हुई, लेकिन इसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है इस युद्ध का कि सिकंदर के आक्रमण में ये हुआ कि यूरोप देश से प्रथम परिचय भारतीयों का हो गया, और ये बहुत ही अच्छी बात थी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा प्रभाव कि विचारों का आदान प्रदान, जब ग्रीक राज्यों की स्थापना हमारे देश में हुई तो विचारों का आदान प्रदान हुआ, और विचारों के आदान प्रदान से भारतीयों को बहुत लाभ हुआ। उनको यूनानी सेना को और यूनानी लोगों को जानने का अवसर मिला। तीसरा प्रभाव हम देखते हैं कि ये प्रभाव हुआ कि बौद्ध धर्म में जो मूर्ति पूजा का आविर्भाव था वो यूनानी लोगों की ही जो देन है, यूनानी सभ्यता की देन है। और अगला कारण जो है वो हमारे देश में हम देखते हैं भवन निर्माण की कला और गंधार कला और शिलाछेदन, ये सारी जो कलाएं हैं वो सब भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। और अगला कारण है जो सिक्के ढालना और बनाना है वो भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। तो ये कुछ प्रभाव हैं, तो हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छे प्रभाव हैं। अच्छे प्रत्यक्ष रूप से तो धन जन की हानि हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव हुए, करीब 15 महीने के लगभग जो सिकंदर महान था वो हमारे भारत देश में रहा और उसने बहुत आक्रमण किए, लूटपाट की, धन जन की हानि हुई। लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष अच्छे प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं कि भारतीयों ने इस आक्रमण से बहुत कुछ यूनानियों से सीखा भी। और सारांश में हम ये कह सकते हैं कि उस समय ये जो आक्रमण हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उसका कोई भी सामाजिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक स्थायी रूप से प्रभाव हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो सारांश में हम कह सकते हैं कि ये जो युद्ध था, जो आक्रमण था सिकंदर महान का, वो भारतीयता को छूता हुआ चला गया।